चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और पेरेंट्स कुम्हार की तरह। बच्चों का परवरिश हम जैसा करेंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। बच्चों पे बहुत गहरा असर पेरेंट्स का पड़ता है। हम कोशिश करते हैं उनकी परवरिश करते वक्त कि उन्हें सही पोषण, सही सुरक्षा और सही मार्गदर्शन दिया जाए। पेरेंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो अपना जीवन खुद व्यतीत कर सकें। आजकल के पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि हर संभव चीज़ उन्हें मुहैया कराया जाए। बढ़ती हुई प्रतियोगिता का दौर है, पेरेंट्स की बढ़ती अपेक्षाओं का दौर है। टाइम बदल रहा है, बच्चे भी ज़्यादा बंधन नहीं पसंद करते। लेकिन ज़्यादा बंधन अच्छा तो नहीं है, लेकिन कम बंधन से बच्चे जो है वो बिगड़ भी सकते हैं। ज़्यादा बंधन से नकारात्मक शक्ति उनमें आ जाती है, वो नकारात्मक हो जाते हैं और उनमें बहुत सी चीज़ें डेवलप करने लगती है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बढ़ जाता है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। आज हम इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढेंगे और हमारे साथ हैं जमशेदपुर से डॉक्टर खुशबू। डॉक्टर खुशबू, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम चूँकि एक पक्ष नहीं रख सकते तो हमने दो मम्मी को भी इनवाइट किया है और हमारे साथ दो बच्चे भी हैं। आइए सबसे परिचित होते हैं। नमस्कार, मैं अंकिता उपाध्याय। नमस्ते, मैं हूँ प्रीति सिन्हा। नमस्ते, मैं गर्ग गंभीर कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आरुष धावला है और मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई चाहता है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच का संबंध कैसा हो। क्यों डॉक्टर खुशबू, आपका क्या कहना है? एकदम सही कहा अनामिका आपने। जो हमारा परिवार होता है या हम यूँ कहें कि जो घर होता है वो बच्चों से ही बनता है। अगर बच्चे अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर बच्चे सही नहीं हैं तो फिर सब कुछ खराब लगने लगता है। तो एक अच्छा परिवार तभी होता है जब बच्चे और पेरेंट्स दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे। ये आज जो हमारे बीच मम्मी हैं उनसे पूछते हैं कि पहला प्रश्न उनका क्या है। जब बच्चे छोटे होते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो कहा जाता है कि बच्चों की पहली स्कूलिंग जो होती है वो घर से होती है। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी ग्रोथ एक पॉजिटिव फॉर्म में हो सके? एकदम सही कहा आपने कि इन्वायरमेंट हम बच्चों को कैसा दें। आज मुझको लगता है सारे पेरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे। देखिए, इन्वायरमेंट से हमारा मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि हम किस इन्वायरमेंट को अच्छा कह रहे हैं और किस इन्वायरमेंट को बुरा कह रहे हैं। इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझको लगता है एक बच्चे को सपोर्टिव और बहुत लविंग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। हम हमेशा बच्चे को कंपटीशन में नहीं रख सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि हम बच्चों को अच्छा करने के चलते बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के रखते हैं, जो सही नहीं है। अगर मैं टॉडलर्स की बात करूं, छोटे बच्चों की बात करूं, तो छोटे बच्चों को जितना आप नेचुरली छोड़ेंगे, खुद से उसको विकास करने का मौका देंगे, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगा, रैदर देन कि आप उसको हमेशा पुश करते रहें कि तुमको ये काम करना है। तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली हो, बच्चे खुद को सपोर्टिव फील करें और बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। तो जो चीज़ आप अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, पहले उनका इन्वायरमेंट वैसा रखिए कि आप खुद उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। तभी आप अपने बच्चों को उसके बारे में कुछ बता सकते हैं या करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हाँ, बच्चों का रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। आप जो करेंगे बच्चे वही सीखते हैं। साथ ही साथ एक कोई डिसिप्लिन भी हम घर में रख सकते हैं कि एक टाइम टेबल हो कि हमें क्या करना है। अब बहुत बार होता है कि बच्चों का कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं होता, उसमें परेशानी हो जाती है। तो एक टाइम शेड्यूल हो और उनके साथ हम मिलजुल के रहें। एग्जैक्टली एकदम। आइए प्रीति, आपका क्या सवाल है? आजकल इंडोर गेम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में बिताते हैं और बहुत शरारत करते हैं, जिसकी वजह से मम्मियाँ पीट देती हैं, कभी डांट देती हैं।
तो क्या बिना डांटे, बिना गुस्सा किए भी बच्चों को शांत किया जा सकता है? पेरेंट्स बोलते हैं इंडोर गेम्स बच्चे बहुत खेलते हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए, इंडोर गेम्स उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस तो हमने ही किया है। तो हम पहले किसी को किसी चीज़ के लिए इंकरेज करते हैं कि तुम खेलो। जैसे कुछ साल पहले हमारा कोरोना का टाइम था, अभी भी चल रहा है इनफैक्ट, तो हमने बच्चों को इंडोर गेम्स दिया सो दैट कि बच्चे थोड़ा बिजी हों। और आपने फिर एकदम से 2 साल 3 साल प्रैक्टिस के बाद आप कुछ स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकती कि अब तुमको नहीं खेलना है। आप अगर चाहती हैं कि आपका बच्चा आउटडोर में जाए या कुछ और करे, एक मोबाइल और गेम्स के अलावा कुछ करे, तो उनको इंकरेज कीजिए, उनके साथ आप खेलिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पेंटिंग करे, आप कितनी बार साथ में बैठ के उसके साथ पेंटिंग करना चाह रहे हैं। अगर आप आउटडोर की बात करें, हम कितनी बार बच्चे का हाथ पकड़ के खुद जाते हैं। तो हम बच्चों के सामने बच्चों को भेज के अगर हम मोबाइल फ़ोन पे लग गए या हम फिर टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, सीख वो वही रहे हैं। ये नहीं सीख रहे हैं कि मदर या फादर क्या बोल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो बच्चों से चाहते हैं थोड़ा सा रोल मॉडल बन के हम उस चीज़ को करने की कोशिश करें। उनको एडवाइस नहीं करें, उनको ऑब्जर्व करने दें। तो शायद वो कहने से ज़्यादा करने पे विश्वास करेंगे एंड वो उस चीज़ को खुद को अडॉप्ट करेंगे। Exactly. आइए अब बच्चों से भी पूछते हैं इनके मन में क्या क्या सवाल चल रही है अभी। जब मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ और घर वापस आने में मुझे देर हो जाती है, तब मुझसे घर पर तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। क्या मेरे माता पिता को मुझ पर भरोसा नहीं है? जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट है, सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ये सच्चाई है। इसलिए मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि जब एक एज के बाद, या आप ऐसे कहें कि जब जिसकी ज़रूरत है, बच्चों को वो समझाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आपको स्टॉप होना है, किन से मिलना है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में समझाना है। और रही बात बच्चों की, जैसे तुम कह रहे हो कि मैं बाहर जाता हूँ, तो तुम ये भी समझने की कोशिश करो कि आखिर पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं, कहाँ पर मना कर रहे हैं। देखो, ट्रस्ट मिसट्रस्ट की बात नहीं है। ट्रस्ट तभी ब्रेक होता है जब आप कुछ गलत करते हैं, या जो हमारी जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करते हैं। तो कोशिश ये करो कि तुम भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सको कि मैं जो करने जा रहा हूँ, पहले अपना शेड्यूल बता दो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ मम्मा, जैसे मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ या मैं पार्क में जा रहा हूँ। और अगर कुछ उसके बीच में अगर कभी तुम कुछ और कर रहे हो, उससे भी पेरेंट्स को ज़रूर बताओ। पेरेंट्स को ये बताओ कि ये किस वजह से करना पड़ा। तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स को एक ट्रस्ट बनेगा कि नहीं, मेरे बच्चे ने अगर कुछ गलती भी की तो आके मुझको उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये तुम बार बार करोगे तो पेरेंट्स का ट्रस्ट बनते जाएगा कि नहीं, ये तो जब भी मिस्टेक करता है या जहाँ जाता है मुझको आके सब कुछ बताता है, सिर्फ मिस्टेक नहीं, जो तुम काम कर रहे हो। तो तुम देखना विथ टाइम धीरे धीरे उनका ये मिसट्रस्ट कम होता जाएगा और तुम्हारे पर उनका ट्रस्ट बनता जाएगा, विश्वास बनता जाएगा कि नहीं, मेरा बेटा जो करेगा वो करेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो लाइनिंग तुमको समझनी होगी। कई बार ये होता है कि बच्चे जैसे आके बताए कि मान लीजिए उनको लेट हो गया, कई बार इन्होंने बताया होगा शायद मम्मी को, तो हो सकता है इन्हें बहुत ज़ोर से डांट लग गई होगी कि तुम्हें भेजा था पढ़ने के लिए, तुम चले गए वहाँ। वो यहीं से शुरू हो जाता है वो मिसट्रस्ट का। ये बताते नहीं हैं, वो कुछ और सोचते हैं। नहीं, मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगी कि जब बच्चा कोई गलती करता है, जैसे स्कूल में है, समझिए किसी दिन उसने टिफ़िन नहीं खाया या उसने पढ़ाई छोड़ दिया, आधा वर्क करके वो घर पे आया, और द मोमेंट बच्चे बताते हैं कि मम्मा मैंने ये काम आधा किया, हम लोग तुरंत उनको डांट देते हैं। आप अगर अपने बारे में सोचिए, आप किचन का काम कर रही हैं और आपने कोई चीज़ आधा की, तो क्या ये सही है? आपका कोई रीज़न वह है कि नहीं, मैंने इसलिए अभी ये काम नहीं कंप्लीट किया क्योंकि मेरा मन नहीं था। उसी तरह बच्चों के बारे में सोचिए, शायद उस समय उसका वो मन नहीं किया, तो बच्चे को हमेशा बच्चे की तरह मत ट्रीट कीजिए कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा अपना बच्चा है, तो मैं उसको हर चीज़, अपनी चीज़ें उन पे थोप दूंगी। ये सही नहीं है। उनका क्या पॉइंट है उसको भी समझना पड़ेगा, और डांटने के बजाय अगर हम शांति से उनको ये समझाएं कि नहीं, तुमने ये वर्क कंप्लीट नहीं किया या तुमने टिफ़िन नहीं खाया तो तुम भूखे रह जाओगे, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो शायद वो ज़्यादा समझ सके और नेक्स्ट टाइम वो शायद उसको खा करके घर पे आए, या जो काम उन्होंने नहीं किया वो करके आए। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और खाना खाने में बहुत वक्त लगाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरी मम्मी से डांट भी पड़ जाती है और मेरा मूड अपसेट हो जाता है। क्या मेरी मम्मी को दिन भर डांटना ज़रूरी है? एकदम ज़रूरी नहीं है, एकदम नहीं ज़रूरी है।
देखो खाना नहीं खाने का क्या रीज़न है, एक बार मम्मी के साथ वो शेयर करना कि तुमको टेस्ट शायद नहीं पसंद आ रहा है या कुछ तुमको उस समय खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मम्मा को भी एक ऑप्शन दो कि मम्मी मुझको अभी ये नहीं खाना, मुझको कुछ और खाना है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि उनकी भी बात को तुम समझो कि आखिर अब जैसे तुमने कहा कि मम्मा मैं रोटी चावल नहीं खाऊंगा, तो ये समझना, देखो दोनों तरफ से म्यूचुअल है, उनको भी थोड़ा समझना है, थोड़ा तुमको भी समझना है कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे खाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको किसी और फॉर्म में खा लो। बोल दो मम्मा मैं सब्जी डायरेक्ट नहीं खाऊंगा, तो आप मुझको किसी और तरीके से दे दीजिए। एंड बहुत देर तक खाना मुंह में रखने से भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कीड़े हो जाते हैं दांत में, खाने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो तुम भी एक टाइम बांध लो, तुमने मम्मा को कहना है कि मम्मा मैं इतनी से इतनी देर में अपना खाना कंप्लीट कर लूँगा, तो शायद नेक्स्ट टाइम मम्मा तुम पे चिल्लाएगी नहीं, क्योंकि तुम टाइम के पहले खा लोगे। मेरी बच्ची का लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है उसकी प्री स्कूलिंग कब से कराऊं ताकि उस पर कोई बर्डन ना आए, वो उस चीज़ को एंजॉय करे। प्री स्कूल क्यों करना? प्री स्कूल अभी देखिए, प्री स्कूल वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। अभी क्या है कि 2.5 साल प्री स्कूल, तो क्यों ना हम प्री कर दें 1.5 साल के लिए और प्री कर दें 6 महीने के लिए। तो क्या गया है वो समझिए कि सच्चाई यही है कि हमारी टाइम कम होती जा रही है और हमने क्या किया कि अपना काम इजी करने के लिए एक प्री स्कूल डाल दिया कि बच्चे वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे। हमारे पास नहीं है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। बट मुझको जो लगता है कि जितना ज़्यादा हम बच्चों को खुद से सिखा सकें, कहते हैं ना कि घर से बड़ा पाठशाला कोई नहीं है, पहली हमारी प्रथम पाठशाला हमारा घर है, तो हम जितना ज़्यादा उनको अपने तरीके से सिखाएंगे वो आपसे उतना ज़्यादा जल्दी सीखेंगे स्कूल जाने की बजाय। लेकिन अगर उसके बाद भी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझको लगता है कि 2.5 साल के पहले स्कूल बच्चे को भेजना एक तरह का उनको प्रेशर देना है। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी और आपके बच्चे के जो बॉन्डिंग है उसको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगी। तो 2.5 साल के पहले बच्चों को प्री स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मेरा बेटा 5 साल का है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। उसके ट्यूशन से, स्कूल से हमेशा ये कंप्लेन रहता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद लॉकडाउन की वजह से हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो कैसे उसे फोकस्ड करना चाहिए? अगर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है तो आप ये देखिए कि किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसका इंटरेस्ट ही उस चीज़ में नहीं है जिसके लिए आप उसको फोर्स कर रही हैं। शायद आपने पढ़ने के लिए कहा और बच्चे का इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, और आप वो चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई छोड़ के मैंने म्यूज़िक दिया, या कोई स्पोर्ट्स है जिसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए एकदम नहीं खेलने जाना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, जो सही नहीं है। बच्चे का इंटरेस्ट मदर और फादर होने के नाते आपको चेक करना ज़रूरी है, और तब वहाँ आप देखिएगा कि उनका अटेंशन ऑटोमेटिक वहाँ काम करना शुरू हो गया। तो शायद मुझको लगता है कि डिस्ट्रैक्टेड बच्चे इसलिए नहीं हैं कि उनको अटेंशन देने का मन नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड इसलिए भी बच्चे कभी कभार हो जाते हैं कि उनको अपने इंटरेस्ट का फील्ड नहीं मिलता है। तो वो चेक कीजिए, एंड जो उसका इंटरेस्ट का फील्ड है आप एक बार कोशिश कीजिए उसमें डालने का। मुझको लगता है कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। गर्व, आपका क्या प्रश्न है? मुझे सब्जियां खाना पसंद नहीं, मगर मुझे घर पर ज़बरदस्ती सब्जियां खाने पर मजबूर किया जाता है। क्या मुझे अपनी मनपसंद चीज़ें खाने का हक नहीं है? खाने का आपको ज़रूर हक है, बट क्या है, जो हमारा मेन मील है, जो मेन खाना है, हम सिर्फ खाना पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं। हम खाना खाते हैं खुद के डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारा ब्रेन डेवलप करे, हमारा फिज़िकल बॉडी वो डेवलप करे। उसके लिए जो हरी सब्जियां हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो कभी कभी पता है क्या होता है, जब मदर बहुत फोर्स करती है खा लो तो खाने का मन नहीं करता। बट जिस दिन आप समझ जाएंगे कि क्या उसका वैल्यू है, क्या फ़ायदा है, जैसे आपको खेलने में बहुत इंटरेस्ट है और अगर आप सब्जी खा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आपका अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो पता, अगर मम्मा कह रही है खाओ नहीं समझ में आएगा, दैट डे तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको खाने से मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी और मैं एक अच्छा प्लेयर बन पाऊँगा। या जैसे तुम चेस खेलते हो तो मेरा कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तो तुम अपने आप खाना शुरू कर दोगे। तो सिखाने का और समझने का तरीका थोड़ा बदलना होगा, फोर्स नहीं करना है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है कि क्यों कह रही है मम्मा, और मम्मा को भी समझना है कि क्यों खिलाना है।
मैम, मेरे पापा ने मेरे लिए एक साइकिल ख़रीदी है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अभी तक उन्होंने मुझे वह चलाने नहीं सिखाई है और मुझे अकेले भी नहीं जाने देते हैं चलाने के लिए। तो मैं कब तक इंतज़ार करूं अपनी नई साइकिल चलाने के लिए? ये तो एकदम गलत है। आई होप कि आपके पापा ये प्रोग्राम देखें और वो ये चीज़ समझे कि सिर्फ साइकिल लाना ही उनका कर्तव्य नहीं है। उनका कर्तव्य है उस अपना समय आपको देना। समय देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम अपने समय की कमी को चीज़ों से फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं कि जैसे सुबह से हम बाहर हैं तो जाते समय हम बच्चे के लिए कोई गिफ्ट लेते गए, तो गिफ्ट हमेशा एक ऑल्टरनेटिव है। मुझको लगता है समय से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। अगर आप बच्चे को अपना समय देंगे तो वो शायद ऑटोमेटिक देख करके ही साइकिल चलाना सीख जाए। बच्चे प्रोसेसिंग दिमाग में कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, बट सामान लाने के बाद अगर आप समय नहीं दे पाते हैं तो फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि पापा आपको समय दें, आपको सिखाएं और धीरे धीरे जब से वो आपको सिखाएंगे आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं लेकिन अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की इतनी कमी होती है कि वो अपने टैलेंट को दिखा ही नहीं पाते, अपनी ग्रोथ को कम करते चले जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन भी इसी वजह से उनका कम होते चला जाता है। तो उनका कॉन्फिडेंस हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि घर पहला पाठशाला है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ना वहीं से शुरू होता है। कॉन्फिडेंस एक दिन की चीज़ नहीं है कि आपने कुछ किया और बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया। ये ना शुरू से शुरू होता है। जब बच्चा छोटा है एंड फर्स्ट टाइम जब बच्चा गिरता है और आप उसको डांट रही हैं, उसने कोई काम किया, फॉर एग्जांपल उसने कुछ बनाना शुरू किया, उसने साइकिलिंग की या उसने चलना सीखा, आपका क्या रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डर के उसको डांट दी, उसका एक लेवल नीचे चला गया कॉन्फिडेंस। तो ये बनते जाता है। भले बच्चा 6 महीने 7 महीने 8 महीने में बोल नहीं रहा है, लेकिन हम अगर अपने गेस्चर से बच्चे को हर समय डरा रहे हैं, ये नहीं चाहिए, बच्चे ने ये लेना, नहीं लेना, ये करते करते बच्चे का कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है कि हमेशा वो किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि उसको सेट हो जाता है कि मैं जो भी करूँगा वो गलत ही करूँगा। जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे हर जगह एक ही चीज़ होती है कि पढ़ाई करो, तो फिर बच्चे को लगता है कि पढ़ाई के अलावा मेरा जो टैलेंट है सब वेस्ट है, मैं तो ऐसे भी नहीं सीख सकता। और फिर बीइंग अ पेरेंट हम कभी कभी कह भी देते हैं कि पढ़ो, खेलने से क्या होगा, पढ़ो, ये काम करने से क्या होगा। अगर बच्चा कुकिंग में इंटरेस्टेड है, तुमको कुक बनना है, लेकिन अब समय बदल गया है, अब हर जगह टैलेंट की पूछ हो रही है। तो देखिए, बच्चे तो आके खुद से कहेंगे नहीं, यही तो हमारा काम है ना। जैसे अनामिका जी ने कहा हम कुम्हार हैं, तो हम जैसे मिट्टी सींचेंगे बच्चा वैसे वैसे बनता जाएगा। तो अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए, क्योंकि समय रहते अगर हम पहचान जाएंगे तो वो एकदम फूल की तरह खिल के सामने आएंगे, और अगर हमने उनको समय पे नहीं सींचा तो वो ज़रूर मुरझा जाएंगे। हाँ, ये बच्चे के टैलेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उनकी रुचि को पहचानना होगा कि उनकी रुचि आखिर है किस तरफ। Exactly. अगर वो अपना पैशन को करियर बनाएंगे तो बच्चा उस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो ये हम पेरेंट्स का ही काम है कि उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं और पार्टिसिपेट करें। एग्जैक्टली, उनके साथ काम करें, उनको एडवाइस नहीं दें, उनको एक इंडिविजुअल मान करके उनके साथ काम करें। जैसे हम अपने साथ चाहते हैं कि हमने कुछ आज अच्छा किया तो हमको हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट करें, हमको समझाएं कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रीइंफोर्समेंट, वो होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को ना मिस कर देते, कह रहे ये तो बहुत सिंपल है, बट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके एज में रह के देखिए, तो उनको अगर हम इंकरेज करेंगे, और देखिए जब आप इंकरेज करती जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा, बच्चे इतना अच्छा से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और बहुत बार पेरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत करते हैं, ऐसे करो, इनसे मत मिलो, ये मत खाओ, वो मत जाओ। फिर आप हर जगह ना 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 करेंगी तो फिर बच्चे नो पे ही रहेंगे कि इसके आगे बढ़ना नहीं है। बच्चे बड़े होकर काबिल बने तो उन्हें क्या केपेबल बनाने के लिए कोई ऐसा सीक्रेट जो हमें अभी से ही फॉलो करना चाहिए? एक सीक्रेट है जो पेरेंटिंग का सीक्रेट है, कि हमको ये कभी नहीं समझना है कि ये मेरा बच्चा है तो हम इसको ठीक कर देंगे, हम इसको सिखा देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, सीखना उसको ही है। ये आपकी जो गाइडेंस है ना, अगेन वो ऐसी नहीं है कि हम हर समय उसको बोलते रहेंगे एंड उसकी गाइड अच्छी वो हो जाएगी। हमको वो काम करना है। मैं चैलेंज के साथ एक चीज़ कह सकती हूँ कि आप, बहुत लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन, मेरा बच्चा नहीं छोड़ता। आप 1 मंथ फ़ोन मत यूज़ कीजिए, बच्चे ज़रूर छोड़ देंगे। आप 1 मंथ बुक लेके पढ़िए,
बच्चे जब फ़ोन पे काम करते देखते हैं उसी तरह बच्चे देखेंगे आप बुक काम पे पढ़ रहे हैं तो वो बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बच्चों का वैसा ही चलता है। पेरेंट्स जो करते हैं, आप देखिए बहुत बार जो पेरेंट्स फादर कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो बच्चे कहते हैं मुझको भी चलाना है, जबकि कितना टफ है, लेकिन फिर भी वो लर्न जल्दी करते हैं क्योंकि पेरेंट्स वही काम करते हैं। तो क्यों ना हम कोई उनको सिखाने, उनके लिए सीक्रेट ढूंढने से अच्छा ऐसा हो कि वो जो काम करना चाहते हैं और हम जो उनसे करवाना चाहते हैं वो दोनों को मिला के हम करें, तो ऐसा होगा कि शायद वो पता ही नहीं चलेगा उनका क्या आपका क्या, वो आपके साथ मिल के काम करना शुरू कर देंगे और वो सीखते जाएंगे। पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना होगा, ये तो तय है। मुझे खेलना पसंद है मगर मुझे पढ़ने को कहा जाता है। क्या हम बच्चे खुद के लिए निर्णय नहीं ले सकते? आप खुद के लिए निर्णय ले सकते हैं। देखिए, जिस तरह से खेलना ज़रूरी है, जिस तरह से पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह से हर चीज़ ज़रूरी है। आपको काम करना भी ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम टेबल बनना ज़रूरी है कि हमको कब क्या करना है। पेरेंट्स को इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप हर समय बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं फोर्स करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पढ़ के सीखें। बहुत बार हमारे इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ खेलना चाहता हूँ, ये करेक्ट नहीं है। आपको तो पढ़ना भी है और ये इम्पोर्टेंस आपको समझनी होगी। टाइम बनाना होगा कि मैं इतनी देर पढ़ लूँ, फिर मैं इतनी देर खेलूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको इतना देर हो गया, ये टाइम हो गया, अब आप खुद से पढ़ने आओ। और जब आप खुद से पढ़ने आना शुरू कर देंगे तो फिर पेरेंट को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको लगता है कि पेरेंट्स को बोलने के कि तुम पढ़ो, अगर पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को दे दें कि तुम्हारा टास्क है, तुमको ये कब कंप्लीट करना है ये तुम समझ लो, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बच्चों में आएगी तो बच्चे भी उसको खुशी खुशी करेंगे। या फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक रीइंफोर्समेंट ऐड कर दें कि तुम अगर अपना मैथ्स वर्क कंप्लीट कर लोगे तो तुमको मैं 10 मिनट के लिए टीवी देखने दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चे क्या है, खुशी खुशी वो काम करेंगे, रैदर कि हम उन पे गुस्सा करें कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम ये काम क्यों नहीं किए, तुमने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया। और हम अगर शांति से उनको ये बात सिखा दें कि तुम्हारा ये काम होगा, फिर तुमको मिलेगा, फिर हम लोग क्या है थोड़ी देर पार्क में जाएंगे। इस तरह से जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ साथ बच्चे का जो इच्छा है, जैसे खेलना तुम्हारा है तो तुमने ऐसा कह दिया कि इतनी देर पढ़ाई करो, फिर तुमको 10 मिनट खेलने मिलेगा। तो जब दोनों चीज़ को मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अब गर्व का कहना है कि इनकी जो रुचि है ये खेल की तरफ है, तो पेरेंट्स को इनकी रुचि को तो पहचानना होगा, क्योंकि हर बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए तो आज हमारे पास सचिन शायद नहीं होते, धोनी नहीं होते। तो ये उनकी अपनी रुचि का ही देन है कि वो बने इस काबिल, और हम पेरेंट्स को पहचानना होगा। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए टाइम टेबल तो बनाते हैं, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता हूँ और मेरा दिमाग हमेशा मोबाइल खेलने में रहता है। तो मोबाइल से भी तो पढ़ाई की जा सकती है। जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी उम्र है, उसकी जो पढ़ाई है वो हम मोबाइल से नहीं कर सकते, क्योंकि इस एज में हमारे लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम राइटिंग करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम राइटिंग करते जाते हैं, इससे हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग, जो ब्रेन हमारा काम करता है ना, वो भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू करता है और वो फर्दर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको हेल्प भी करता है। तो राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मोबाइल लिख करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये आपकी आंखों को तो नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही साथ आपके ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाता है। आपके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो देख रहे हैं बच्चों में बहुत गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। आप अगर बहुत मोबाइल देखते हैं तो नींद का नहीं आना, आपको नींद नहीं आएगी, आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो सुबह स्कूल नहीं जा पाएंगे और फिर मम्मी आपको डांट के जगाएगी। तो आपको क्या करना है कि मोबाइल पे अभी पढ़ाई नहीं करनी, अभी आपका एज है जिसमें आप कॉपी किताब से पढ़ाई करें। कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा देर के लिए मोबाइल पे कुछ काम करूं, तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके कर सकते हैं, बट वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। बच्चों को जब सक्सेस पे सक्सेस मिलती चली जाती है तो एकाएक अगर उन्हें कभी फेलियर भी मिलता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये केवल छोटे बच्चों में ही नहीं, ये बड़े बच्चों में भी होता चला जा रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअली जो आपने बात कहा ना कि जब फेल्यूर होता है और बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, इनका पता ये बीच कहाँ से जाता है बच्चों के अंदर, ये हम पेरेंट्स ही करते हैं।
जब बच्चा बहुत छोटा होता है और वो कम मार्क्स लेकर के आता है तो हम ही बच्चों को कहते हैं, अरे तुमने कम मार्क्स लाया, तुम्हारे स्कूल में टॉप कौन किया। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही रहता है, अच्छा टॉपर कौन है, किसने 20 आउट ऑफ 20 लाया। तो जब बच्चे देखते कि अच्छा जिसने 20 आउट ऑफ 20 लाया उसके लिए मम्मी पापा बहुत खुश हैं, शायद 20 आउट ऑफ 20 ही लाना अच्छा होता है। उस वक्त ना बच्चे को 20 पता है ना 0 पता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट, ये मन के अंदर हम ही डालते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ इतनी रूट अंदर चली जाती है कि बच्चे बहुत पढ़ के सक्सेस होना चाहते हैं ताकि मेरे पेरेंट्स खुश हों। शुरू में वो पेरेंट्स को खुश करते हैं, धीरे धीरे वो टीचर्स को खुश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्कूल्स में भी टीचर उन्हीं बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो बच्चों को ये लगने लगता है कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे पेरेंट्स भी खुश होंगे, जिससे मेरे टीचर्स भी खुश होंगे, और फिर धीरे धीरे जितने रिलेशन वो आगे बनाते हैं हर जगह उनका एक ही रहता है कि मुझको आगे जाइए, मेरा नंबर 1 होना चाहिए। अब ऐसे बच्चों को जब एकाएक फेल्योर मिलता है तो उनको लगता है कि अगेन मैं उसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पेरेंट्स मुझको फिर से डांटेंगे। तो आप समझिए पेरेंटिंग कहाँ पे किस तरह से शुरू होती है। बहुत छोटे बच्चों को हमको लगता है अरे ये क्या समझेंगे, स्टैंडर्ड 1 में बच्चा थोड़ी ही बात याद रखता है। ऐसा नहीं है, बच्चे वहीं से समझने लगते हैं कि अच्छा मम्मी उसी को प्यार कर रही है जो अच्छा मार्क्स ला रहा है। तो शायद अच्छा मार्क्स लाना ही एक अच्छा बच्चा होने की निशानी है, एक अच्छा बेटा या बेटी होने की निशानी है। तो इसको ब्रेक हम ही को करना होगा। हमको ये सिखाना है कि आपको पढ़ना है, आपको हर समय प्रयास करना है। नंबर्स आना नहीं आना, नहीं आया हम फिर से लाएंगे, और अगर नहीं भी ले आए तो एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल है। नंबर पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये देखना ज़रूरी है कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसने पूरा समझा है कि नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपने कज़न से मिलते हैं या अपने रिलेटिव से मिलते हैं या फ़ोन आता है तो बच्चे बात नहीं करना चाहते, कटे कटे से रहते हैं। क्या तो उनका मूड नहीं है? ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, हम बच्चों को फिर से टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ भी होगा, अगर जिनके साथ आप नहीं मिले हैं, आप ऑल ऑफ अ सडन मिलते हैं तो हम भी तुरंत उनको हाय हेलो नहीं कर पाते, या शायद इतनी कटसी हमारे अंदर है कि हम हाय हेलो बोल दिए बट बात करने का हमारा भी मन नहीं होता। हमको क्या है, फिर भी एक तौर तरीका पता है कि हमको बात करनी है। बच्चे उस तौर तरीके को नहीं मानते। तो देखिए बच्चे को वो मौका दीजिए, ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही बच्चा मिल जाए। देखिए कहीं कहीं कुछ सीरियस इश्यूज़ होते हैं जहाँ बच्चे कम्युनिकेशन में पीछे जाते हैं, जैसे बहुत सारे मेंटल ऐसे चैलेंजेस होते हैं बच्चों के साथ। बट हम लोग को बच्चे को पूरा टाइम देना चाहिए। आप ये देखिए कि आप कितनी बार उस कज़िन से उसको मिलवाई हैं। अगर आपने खुद 1 साल बाद या 2 साल बाद मिलाया है तो आप थोड़ा दोनों बच्चों को टाइम दीजिए, धीरे धीरे वो शायद एक दूसरे के साथ सेट हो जाए। और साथ ही साथ आपके बच्चे के तरीके को देखना है कि ऐसा तो नहीं कि वो इंट्रोवर्ट है, तो वो आपको समझते हुए ही बच्चे जो भी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं वो देखिए कि बच्चे का क्या लिमिटेशन है और उसकी क्या कैपेबिलिटी है। उन दोनों को देखते हुए ही उसके लिए कोई टारगेट आप बनाइए। प्रश्न तो और कई हैं, लेकिन अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। डॉक्टर खुशबू, आप इस कार्यक्रम में आई, आपने इतनी अहम सलाह इन लोगों को दी। उम्मीद है कि कुछ दुविधाएं इनकी दूर हुई होंगी, बच्चों की भी हुई होंगी। अब जो अभिभावक हैं ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें भी कुछ आइडिया हुआ होगा कि हमें बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट बनना एक बहुत ही खुश नसीबी की बात है। आप अपने आप को भी बहुत खुशकिस्मत समझिए और बच्चों को भी ये महसूस होने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।